पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। को याद होगा पहले रामजी लाल सुमन के ऊपर इस तरह की घटना हुई, फिर हनुमान बेनीवाल को निशाना बनाया गया और अब इकरा हसन को टारगेट किया गया। इससे पहले भी इकरा हसन के ऊपर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था और घटना को अंजाम देने वाले जो लोग थे वो आरएसएस समर्थित लोग थे, मनवादी विचारधारा के लोग थे। और इस बार जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो सरासर गैर संवैधानिक है। वो एक क्या कह सकते हैं कि जो उपद्रवी टाइप के जो आइटम होते हैं, जो असामाजिक तत्व होते हैं, वो असामाजिक घटना है। और माहौल तो भाई साहब उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, माहौल पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। इस समय जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सामाजिक सौहार्द का जो सामाजिक ताना बाना है वो इस कदर बिगाड़ दिया गया है कि इसको बनने में सालों साल लग जाएंगे। और इससे फ़ायदा किसको मिल रहा है? बीजेपी को मिल रहा है। दलितों पे आए दिन घटनाएं हो रही हैं, पिछड़ों के ऊपर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, और अब सांसदों को भी सुरक्षित नहीं है, महिला सांसद भी सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ ये कहते हैं कि हम महिला सम्मान के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे, वहीं इनके जो आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जो महिला क्राइम को बता रहे हैं, वो ये कह रहा है कि महिला क्राइम 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, इकरा हसन के ऊपर जो ये घटना हुई, महिला समाज से, अल्पसंख्यक समाज से हैं, उनके दादाजी भी बड़े वो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और वो 3 पीढ़ी से राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में एक ऐसी घटना हो जाती है, तेलंगाना से जो हमारे सहयोगी दल है डीएमके, वहाँ की एक सांसद की, दिल्ली के, और कौन सी जगह? द्यूतावास की जगह, जो लुटियंस का वीआईपी एरिया है, वहाँ उनके साथ चोरी और बदसलूकी की जाती है। आप समझ लो कि महिला सांसद सुरक्षित नहीं है इस देश में, और दिल्ली जैसी जगह में सुरक्षित नहीं है, तो प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं, बीजेपी कैसे कह सकती है कि देश सुरक्षित हाथों में है? और महिला सम्मान की अगर बात करी जाए तो महिला सम्मान के जो भी वायदे बीजेपी ने करे हैं वो सारे के सारे वायदे झूठे साबित हो चुके हैं। वाला विवाद तो असली गुजर नकली गुजर तक पहुंच गया ना, जो विरोध कर रहे हैं इकरा हसन का वो भी गुजर है भैया। इकरा हसन को फर्जी गुजर बताया बात गुजर वाली नहीं है, बात ये है कि आप सरकार के साथ है या सरकार के खिलाफ है। अगर आप सरकार के साथ हैं तो आप गुजर हो या मुसलमान हो, आपके फेवर में सारे कार्यक्रम होंगे। और अगर आप सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, फिर आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आपको टारगेट किया जाएगा। आप बताइए, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई मुसलमान समाज का व्यक्ति बोल रहा है तो उसे टारगेट करते हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई ब्राह्मण बोल रहा है तो उसे टारगेट किया जाता है, बीजेपी के खिलाफ कोई दलित आदिवासी बोलता है तो उसे भी टारगेट किया जाता है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। महिलाओं को, चाहे वो किसी भी समाज की हो, अगर वो बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं, तमाम महिला पत्रकार है जो ब्राह्मण समाज से आती हैं, उनके लिए किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि कौन बीजेपी के साथ है। जो बीजेपी के साथ है उसके 1000 खून माफ़ है, और जो बीजेपी के विरोध में है तो उसको आप नकली बताया जाएगा, उसको देशद्रोही बताया जाएगा, उसको गद्दार बताया जाएगा, और उसके डीएनए में खोट निकालने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा काम, ऐसा घृणित काम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग संविधान विरोधी हैं। इन्हें महिला मुख्य धारा में आते हुए हजम नहीं हो रही। ये लोग ये चाहते हैं
कि आज से 150 साल पहले जैसे महिलाएं पर्दे के पीछे रहती थी और महिलाओं के सिर्फ 2 काम होते थे, घर में चूल्हा चौका करना, घर के काम करना और बच्चे पैदा करना। तो ये लोग ये चाहते हैं कि आधुनिक भारत की जो नारी है, जो 21वीं सदी की नारी है, वो भी यही काम करे, इनके घर का रख रखाव करे, इनके बच्चे पाले, इनको रोटी बना के दे 2 टाइम पे। वो दुनिया में कदम से कदम मिला के जो पुरुष के साथ ना चले, सांसद ना बने, अधिकारी ना बने, जज ना बने, अब IAS अफसर ना बने, आपके बिजनेस में ना जाए, नौकरियां ना करे, पढ़ाई ना करे, डॉक्टर ना बने, इसलिए इनको तकलीफ है। पर अक्सर देखा गया है इकरा हसन किसी की बातों का जवाब नहीं देती जब इस प्रकार कोई घटना आती है, लेकिन इस बार वो भावुक भी हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो मुझे मार दो, मेरा खून निकाल लो, इतनी भावुक हो गई है। देखिए मामला बड़ा गंभीर बड़ा नहीं, देखिए मामला ऐसा है, जब आप किसी भी शरीफ व्यक्ति को बार बार टारगेट करेंगे, बारंबार टारगेट करेंगे, बारंबार उसका चरित्र हनन करेंगे, उसको भला बुरा कहेंगे, तो कहीं ना कहीं आत्मा को चोट लगती है। कोई गलती करी है, उनके काम में कोई गलती है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में अगर काम करने में कहीं कोई गलती हो रही है, जो एक सांसद का क्रिया क्षेत्र होता है, जो काम होते हैं उनके काम में कोई कमी है तो काम बताइए। आप पर्सनल टारगेट क्यों कर रहे हो? आप व्यक्तिगत जो आक्षेप लगाते हो, व्यक्तिगत जो टिप्पणियां की जाती हैं, वो गलत हैं। और जब से राजनीति, जब से मतलब पिछले 11 साल से मैंने एक चीज़ देखी है, महसूस करी है, आप लोगों ने भी महसूस करी होगी, जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से पर्सनल टारगेट करने का काम बढ़ गया है। मनमोहन सिंह जी, वो भैया रेनकोट पहन के नहाते थे, कोई भी फाइल है वो 10 जनपद से होके जाती थी। अब बीजेपी के लोग बताओ कितनी सशक्त और मजबूत सरकार आपने बना रखी है। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, आप अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हो। प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में आए दिन अंतर रहता है। प्रधानमंत्री पहले कहते थे किसानों की आय डबल करेंगे, वो आय डबल नहीं हुई। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि साहब GST कम करने से महंगाई कम हो जाएगी। हम तो देख रहे हैं कि जो ज़रूरत के सामान है वो अब भी, GST कम हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन अब भी जो घरेलू ज़रूरत का सामान है वो उसी दाम पे मिल रहा है। भैया ये महंगाई जो बढ़ रही है और GST जो 10% आपने कम करी है, तो इस पर लगाम लगाने का काम कोई पाकिस्तान का आदमी आएगा वो करेगा, या अमेरिका वाले आके करेंगे, कि रूस वाले आके करेंगे, कि सिर्फ टीवी पे प्रकट होके 1-1 घंटे भाषण देने से, अपनी पीठ खुद थपथपाने से आपका काम चलेगा? सरकार का काम होता है, प्रधानमंत्री का काम होता है कि जो गवर्नेंस है, जो सरकारी कार्यकलाप है, जो सरकारी कार्य हैं, उनकी देखरेख भी करना। लेकिन प्रधानमंत्री वो काम नहीं करेंगे। आपको मालूम है कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन्होंने दिल्ली पे बुला रखे हैं? तमाम जो छोटे छोटे देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को दिल्ली बुला रखा है, उनको यहाँ आमंत्रित किया है चाय पे, और दिवाली होने के बाद ही प्रधानमंत्री भी निकल जाएंगे विदेशी दौरे पर। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ दो समय दे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं करेंगे। ये बताइए, CGI वाले मामले में प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी आई क्या? IPS अफसर पूरन कुमार के मामले में प्रधानमंत्री का कोई रुख आया क्या? जुबिन गर्ग की जो हत्या हुई उस मामले में प्रधानमंत्री कुछ बोले क्या? हरिओम वाल्मीकि के मामले में कुछ बोले क्या? मध्य प्रदेश में जो कुशवाहा समाज के व्यक्ति के साथ अभद्रता हुई वहाँ प्रधानमंत्री कुछ बोले? प्रधानमंत्री, हाँ, अगर कहीं फीता काटने का नाम होता, कहीं किसी योजना का शिलान्यास होता तो वहाँ प्रधानमंत्री पहुँचते। इन जगह प्रधानमंत्री नहीं पहुँचेंगे। बस उनकी, हाँ, हो सकता है कि कहीं कोई विषम परिस्थितियाँ हों तो आत्मा जरूर उनकी आहत हो जाएगी, वो दिल से भले ही किसी को माफ़ ना कर पाए, लेकिन कानूनी कार्यवाही कोई नहीं होगी, उस पर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा। पूरा सनातन में तब्दील हो जाता है ना। देखिए मामला, देखिए आप, ऐसा है, सनातन को बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए। ये बीजेपी द्वारा रचे गए ढकोसले हैं। जहाँ भी ये घिर जाते हैं, जहाँ भी इनको ये लगता है कि अब ये बैकफुट पे आ गए, तो वहीं जय श्री राम के नारे लगाने लग जाएंगे, वहीं सनातन, पुरातन और हिंदुत्व की राग लापने लग जाएंगे। भैया, जहाँ पे राजनीति हो रही है, जहाँ पे मुद्दों की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप धर्म को और देश को क्यों ले आते हो? मुद्दे की बात हो रही है, सवाल आपसे जिस मुद्दे पे हो रहा है उसी मुद्दे पे जवाब दो। जब आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं,
जब आप नियम कानून तोड़ रहे हैं तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए, आपसे सवाल होने चाहिए, लेकिन सवाल के जवाब से आप लोग डर जाते हो और जय श्री राम, भगवान राम को बदनाम करने का काम करते हो, आप सनातन को बदनाम करने का काम करते हो, आप हिंदुत्व के फर्जी नारे लगाना शुरू कर देते हो। तो ये आरएसएस का पुराना एजेंडा हो गया है। ये 11 साल पुरानी तकनीकी है और ये टेक्निक अब चलेगी नहीं। हम हमेशा एक साथ है। प्रधानमंत्री की मां को जब टारगेट किया गया था तब हमने कहा था व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करो। स्मृति ईरानी जी के ऊपर टिप्पणियां हो रही थी। जब स्मृति ईरानी जी चुनाव आ रही, वो पिछले 10 साल राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर रही, लेकिन फिर भी हमने उनका पूरा साथ दिया स्मृति ईरानी जी का, और राहुल गांधी जी ने खुल के ट्वीट किया कि इनको कोई परेशान नहीं करेगा। जब कंगना रनौत के साथ कोई बदसलूकी होती है तब हम साथ देते हैं कि भाई नहीं, संवैधानिक तरीके से अगर किसी सांसद ने, बीजेपी के किसी नेता ने कोई अभद्र टिप्पणी करी है तो संवैधानिक तरीके से जवाब दीजिए। हम कभी भी ना, हमारे गठबंधन का कोई नेता कभी भी असंवैधानिक तरीके से किसी भी बीजेपी के नेता हो चाहे महिला नेत्री हो उसके ऊपर कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाती है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी का जो ठेका है बीजेपी आरएसएस ने उठा रखा है। जैसे जो लोग हैं ये भगवाधारी, ये तो भाजपा में है, इन्हें लाइसेंस दे रखा है बीजेपी आरएसएस के लोगों ने। तो सवाल बीजेपी आरएसएस से होना चाहिए कि ऐसी बदसलूकी करने के बाद भी इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। यति नरसिम्हा राव जैसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं, या फिर इनको साधारण भाषा में कह सकते हैं गुंडे हैं, मवाली हैं, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो बाकी आप जो नाम ले रहे हैं, जो तमाम दल बने हुए हैं, इनके जो नेता हैं, इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं फिर कहूँगा कि किसी दूसरे देश के लोग आएंगे क्या। और कानून इस देश में दो क्यों हैं। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, कोई सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है, तो उस पर तो आप तुरंत देशद्रोह लगा देते हो। और अगर कोई सरकार से समर्थित व्यक्ति है और वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उसे छूट क्यों दे देते हो। आखिर बीजेपी के शासनकाल में ये दो तरह के नियम और कानून क्यों चल रहे हैं। तो इस तरह के सवाल तो बीजेपी से होंगे, प्रधानमंत्री से होंगे, और जवाब भी इन लोगों को देने पड़ेंगे। इस समय उत्तर प्रदेश हो या केंद्र सरकार हो, दोनों तरफ से ये लोग घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी घिरी हुई है क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पे जहाँ पे समूचे विपक्ष ने केंद्र सरकार पे निशाना बनाया हुआ है। और केंद्र सरकार में ऐसे तमाम मुद्दे हैं, वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे इस समय एनएफएस का मुद्दा हो, निजी शिक्षा में बढ़ते हुए निजीकरण का मुद्दा हो, इन सब को लेके प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बैकफुट पे हैं। तो इस वजह से आरएसएस के जो सहयोगी दल हैं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, और तमाम जो संगठन आरएसएस के घटक दल हैं, इन लोगों द्वारा एक प्लांटेड और सुनियोजित तरीके से ऐसे षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। आप